नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिन दहाड़े। देश के दिल मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो भी करते हैं देश का मुद्दा बन जाता है। आज जिस पर मध्य प्रदेश की महाबहस होने जा रही है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाया गाना है और गाने के बोल हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, खत्म करेंगे पाकिस्तान। अभी एक प्रचलन सा चल गया है कि नफरत की बात करो, घृणा की बात करो। कैलाश जी जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो सही बात है। पाकिस्तान तो वैसे ही छोटा खत्म हो रहा है। तो अब दिन दहाड़े की अहम खबर भी आपको बता देते हैं। भोपाल में विधानसभा होली मिलन समारोह का आयोजन यहां पर किया गया था और इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाना गाया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जमकर थिरके। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी डांस करते नजर आए, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गाने के बोल पर सियासी घमासान शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले बयान सुन लेते हैं। ये अभी एक प्रचलन सा चल गया है कि नफरत की बात करो, घृणा की बात करो। पाकिस्तान किसने रोका है उनको? आज ही जाए पहने जरा कोई AK-47 ले और घुस जाए पाकिस्तान में। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे प्रदेश का एक 65-70 साल का बुजुर्ग नेता भी पाकिस्तान में। इस तरह कैसी बात है? ये पहले दे दिया एक दिन, जुम्मा बार बार आता है और होली भी हुई, जुम्मा भी हुआ। यही देश की संस्कृति है, यही देश की भावना है, यही देश का हमारा प्राचीन इतिहास है। ये नफरत से भरे लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस तरह की भावना व्यक्त करते हैं। तो भैया के पास कोई विषय नहीं बचा है। और ये हिंदुत्व की बात, अगर कैलाश जी जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो सही बात है। पाकिस्तान तो वैसे ही छोटा खत्म हो रहा है और उसका विलीनीकरण भारत का बेटा है, उसका ऊपर के कोई पता थोड़ी है। उसका संदेश यही है कि उसको हिंदुत्व सिखाएंगे। हम तो दिल से मानने वाले हैं। कैलाश जी के ने इतनी शक्ति के साथ जो स्टेटमेंट दिया, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आवश्यकता है कैलाश जी जैसे नेता। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, खत्म करेंगे पाकिस्तान, ये गीत के माध्यम से सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से कहा, उसके बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत इस पर गर्म हो गई है। विधानसभा में दरअसल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इस दौरान उनका ये बयान सामने आया। चर्चा करेंगे, हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम जुड़ रहे हैं, इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और थोड़ी देर में हमें भारतीय जनता पार्टी से भी मंजरी जैन जी ज्वाइन करेंगी। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और सबसे पहला सवाल सत्यप्रकाश शर्मा जी मेरा आप ही से होगा। आपसे समझना चाहूंगी, जो गीत के माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है उससे आप कितनी सहमति व्यक्त करते हैं और क्या मायने आप समझ पाए हैं उसके? देखिए प्रेरणा जी, सबसे पहले तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये प्रताप नारायण मिश्र की कविता है जिसको मैं जरा सा पढ़ना चाहूंगा, फिर इसके बाद और मजा आएगा जी। चहु जो साचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तबई सुधरी जन्म निदान, तबई भलो करे भगवान, जब रहे निस्दिन यह बयान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। देखिए, हिंदी देश की भाषा, हिंदू हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान राष्ट्र प्रेम। देखिए, इसमें तीन चीजें छुपी हैं। ये बयान उस समय आता है, यानी गाने के रूप में कैलाश विजयवर्गीय जो नेशनलिस्ट लीडर के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रवादी नेता जाने जाते हैं, साथ ही हिंदुत्व की जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, उसमें भी वो देश के प्रमुख नेताओं में शुमार हैं। इस मार्फत से उन्होंने आज के माहौल में दो अटैक किए हैं एक साथ। एक तो जब साउथ में हिंदी का यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई है NEP 2020, उसमें जब दो भाषाओं की बात पहले पुरानी भाषा में थी, अब तीन भाषाओं की बात आ गई है, तो साउथ की कुछ पार्टीज उस चीज पर विरोध दर्ज कर रही हैं। ऐसे में हिंदी, ये माना जा सकता है कि हिंदी देश को, मेरा कहने का एक सिंबॉलिकली एक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हम कॉलोनियल भाषा इंग्लिश को हमें छोड़ना ही पड़ेगा।
हम कोई एक भाषा तो अपनाना पड़ेगी जो पूरे राज्यों को एक साथ मिलाए, यानी एक यूनाइटेड मध्य प्रदेश देश बनाए, भारत बनाए। ये उनका सोच इसके पीछे हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान चूंकि एनिमी कंट्री है, तो वहां पर हिंदी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को खत्म करने की बात कही है कि उन्होंने का मतलब ये है कि जब तक ये तीनों चीजें यूनाइटेड नहीं होंगी, यानी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा राष्ट्र प्रेम तीनों साथ होंगे, तो ये मान के चलिए कि हम दुश्मन देश पर कभी भी खत्म कर सकते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस इसे कैसे, मैं आ रही हूँ सत्य प्रकाश शर्मा जी आपके पास, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे समझ रही है वो भी मैं जान लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मंजरी जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। संतोष सिंह जी, कितना सहमति व्यक्त करते हैं इस गीत के साथ? और आपकी पार्टी के ही नेता हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरह से निशाना साधा है, नफरती क्यों कहना है इस बयान के बाद, इस गीत के बाद, जो भी हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है वो क्यों कहा है। वो इसलिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको हाशिए पर धकेल दिया गया है और लगातार वो शीर्ष नेतृत्व की नजरों में आने के लिए ऐसे उल जलूल बयान देते रहते हैं। अगर उन्हें जवाब देना था तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में जवाब देना था कि हम किसानों को 2700 रुपए का एमएसपी नहीं दे पाए, हम 3100 रुपए धान का एमएसपी नहीं दे पाए, हम सोयाबीन के किसानों को 6000 रुपए का एमएसपी नहीं दे पाए, हम मध्य प्रदेश की बेरोजगारी सर इस पर भी गीत बनवा देते तो उगा देते, गीत तो गा रहे। सुन तो लीजिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। संदर्भ जो है ना मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए और शीर्ष नेतृत्व की नजरों में आने के लिए वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। लेकिन उनको अब समझ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद को उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षा उसको समाप्त कर लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान को खत्म करना है, 11 साल हो गए केंद्र में मोदी जी को बैठे हुए, अभी तक तो खत्म कर देना था। इंदिरा गांधी जब बैठी थी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। लेकिन चीन यहाँ पर बस्तियां बसाकर बैठा हुआ है और मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई लाल आंखें दिखाने की। तो पाकिस्तान जो बेचारा एक गरीब मुल्क है, जिसको कभी भी आंख दिखाने का साहस कर सकते हैं, उसको हमेशा बोलते रहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात संतोष जी आपने कही है। मैं जवाब ले लेती हूँ मंजरी जैन जी से इसका। मंजरी जैन जी, गीत गा के संकेत देने की क्या जरूरत है? खत्म करना हो तो 11 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, कहाँ समस्या जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो संतोष जी की उस बात का जवाब दे दूं कि कैलाश विजयवर्गीय जी हाशिए पर है। तो संतोष जी, ये बात मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम करती है। कोई पद और प्रतिष्ठा के लिए कोई भी व्यक्ति इस पार्टी के अंदर काम नहीं करता है। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा की तो बात इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें जो है जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपको इस मिशन के लिए काम करना है। तो किसी पद और प्रतिष्ठा मंजरी जैन जी, ऐसा तो मत कहिए। दूसरी बात, ऐसा तो मत कहिए। मध्य प्रदेश की सियासत से तो मैं भी अवगत हूँ। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा पद मिल गया है। खैर, मेरा चर्चा का विषय वो नहीं है मंजरी जैन जी, तो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन उसको लेकर नहीं मांगूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो कांग्रेस की जो राजनीति है वो हमेशा से हिंदू विरोध और पाकिस्तान प्रेम पर टिकी हुई है। जब जब हिंदुस्तान की बात की जाती है तब तक कांग्रेस जो है उसका विरोध करने उतर आती है। और जब कभी ये बात होती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तब कांग्रेस चुप रह जाती है। तो ये फर्क साफ नजर आता है कि आप किस तुष्टीकरण की राजनीति की आप बात करते रहे और किस वोट बैंक की आप बात करते रहे। तो ये हिंदुस्तान की जनता अब बहुत अच्छे से समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा पर काम करती है और उसका एक एक व्यक्ति, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता उसी विचारधारा के लिए हमेशा से सतत कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करता है। लेकिन कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो सिर्फ सत्ता के लिए, गद्दी के लिए और पद के लिए काम करते हैं आपके कार्यकर्ता। तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था तब सोनिया गांधी जी ने कहा था कि जो नवाज शरीफ है वो शांति के दूत है। थोड़ा उससे और पीछे चले जाइए, आपको ये भी याद आ जाएगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कौन सी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। मंजरी जी, सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल संतोष जी ने किया था, मैं इसलिए आपको क्लियर कर रही हूँ। आप इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हिंदुस्तान के टुकड़े सत्ता हथियाने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए हिंदुस्तान के टुकड़े भी किसने किए थे ये भी आपको याद होगा। तो ये सब याद रखने योग्य चीजें हैं, आपको याद रखना भी चाहिए कि हम सत्ता के लिए पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर देते हैं और सत्ता के लिए हिंदुस्तान के भी टुकड़े कर देते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं और सत्ता के लिए हम धारा 370। संतोष जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाऊंगी।
देखिए मंजरी जी बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें कर रही हैं। इनके राष्ट्रवाद का इतिहास इतना पुराना है, सब जानते हैं। सबको पता है कि आजादी के आंदोलन में जब राष्ट्रवादी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो इनके जो विचारधारा के लोग गद्दारियां कर रहे थे, भत्ते ले रहे थे, जेलों से छूटने के लिए माफीनामे लिख रहे थे। उंगली कटाने का इतिहास नहीं है। और जब राष्ट्र आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता की हत्या इन्हीं राष्ट्रवादियों की विचारधारा के लोगों ने कर दी। और उसके बाद में देश में जितने दंगे हुए उसमें अधिकतर इन्हीं राष्ट्रवादी विचारधारा का नाम आता है। सरदार पटेल ने इसी विचारधारा पर प्रतिबंध लगाया था, माफी मांगने पर छोड़ा था। तो ऐसे लोग अगर कांग्रेस को राष्ट्रवाद न सिखाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये अपने आप को ये बताएं कि आज जब देश में 11 वर्षों से सत्ता है तो पाकिस्तान को मिटाने से कौन रोक रहा है? चीन को बस्तियां खाली कराने से कौन रोक रहा है? लाभ आंखें दिखाने से कौन रोक रहा है? और गरीबों की आमदनी जो दुगनी करने की बात कही थी मोदी जी ने, शिवराज जी ने, कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, कौन रोक रहा है? इस देश के अंदर रुपए के मुकाबले अगर डॉलर इतना ज्यादा बढ़ गया उसको घटाने से कौन रोक रहा है? पेट्रोल के दाम कम करने से कौन रोक रहा है? तो ये फर्जी सरकारें हैं, केंद्र की भी और राज्य की भी, डबल इंजन की फर्जी सरकार जो जनता का संतोष जी, सरकार जो भी हो, जनता का भरोसा उसी सरकार पर है। और आपने भी बहुत कोशिश की चुनावी मैदान में, लेकिन आपको भी इस पर मंथन करना चाहिए कि पीछे कहां हट रहे हैं आप लोग। और क्यों भी सुन लीजिए, केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीत जाने का मतलब ये नहीं है कि सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से चुनाव जीतती हैं। देश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं सिवा अपने दोस्तों को अमीर बनाने के। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब मंजरी जी से लूंगी, लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आ रही हूँ मंजरी जी, आपके पास आऊंगी, आपको बोलने का मौका दूंगी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है, ये पाकिस्तान को बांटना, पाकिस्तान को अपनी ओर करना, ये बयान एक तरफ है, सियासत एक तरफ है और देश को चलाना एक तरफ है, ये तीनों का बैलेंस कैसे बनेगा? देखिए, आरएसएस आइडियोलॉजिकल आउटफिट ऑफ बीजेपी और जनसंघ का एक ही सिद्धांत है कि हम टूटे हुए जो भारतवर्ष था उसको एक भूभाग मान के चले। अब आपने कहा कि पाकिस्तान, कुछ आपने देखा आइडियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं, आरएसएस के आइडियोलॉग ये कहते हैं कि सभी हमारे भूभाग थे, तो हम तो सबको एक करना चाहते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इवन यहां तक कि कंधार की बात भी पुराने समय में जब आती थी उसको भी एक लेने की बात करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी वही हो सकती है कि हम पाकिस्तान को खत्म करने से तात्पर्य उसको अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है, उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र की जो कविता पढ़ी, लेकिन उसमें एड ऑन क्या किया, खत्म करेंगे पाकिस्तान जी। ये नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का जो इशू होता है उसको कहीं ना कहीं आगे उठाया है। और हालांकि सेकुलर पार्टी कांग्रेस है उनकी अपोनेंट पार्टी, तो वो उसको दूसरे रूप में देखती है, लेकिन यहां पर कम्युनल बात नहीं है, ये केवल एक और दो देशों के बीच की बात है, नेशनलिज्म की बात है। तो नेशनलिज्म की बात पर हमेशा सबको, पूरे देश को मेरे ख्याल से एक रहना चाहिए। हो सकता है कि कैलाश जी इस मार्फत अपने आप को पुनः उसी रूप में प्रतिस्थापित करने की तरफ हो जैसे कि वो जाने जाते रहे हैं, यानी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने वाले जाने जाते रहे। हो सकता है इस गाने के मार्फत से उन्होंने ये चीज कही गई हो। हालांकि ये उनका बयान 2024 जनवरी में भी आया था, सितंबर 2024 में भी उन्होंने इंदौर में गणेश चतुर्थी के दौरान ये कहा था, ये गाना गाया था। आज कल उन्होंने फिर दोहराया इसको। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रिटिसिज्म हो, लेकिन देश की संस्कृति की साथ अगर अपोजिशन पार्टी इसको क्रिटिसाइज करती हैं तो वो अलग रूप में देखा जाएगा। हालांकि जीतू ने ये भी कहा है, आपने देखा होगा, कि हम भी साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि हिंदुस्तान जिंदा रहेगा तभी हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी और हमारी सभी भाषाएं जिंदा रहेंगी, क्षेत्रीय भाषाएं भी जिंदा रहेंगी। मेन इशू NEP 2020 है, जिसमें एक विदेशी भाषा, दो देश की भाषाएं। पहले दो भाषाएं थी, चाहे एक विदेशी भाषा और एक रीजनल लैंग्वेज, यानी कि उस समय हिंदी की बाध्यता नहीं थी। अब हमें देश की दो भाषाएं, एक तो रीजनल भाषा, एक देश की जो अभी मानी जाने वाली हिंदी, और तीसरी कोई भी विदेशी भाषा, अंग्रेजी भी हो सकती है, क्योंकि तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों इश्यूज पर उनके अटैक को देखा जा सकता है, चाहे पाकिस्तान के ऊपर या देश के अंदर जो भाषा पर जो विवाद चल रहा है उस पर एक बड़ा बयान के रूप में उनके इस गाने को देखा जा सकता है। ये बयान तो मैं मंजरी जी से समझूंगी कि ये बयान के मायने क्या थे। और मंजरी जी, इससे पहले आप कुछ कहना भी चाह रही थी, आप अपनी बात भी कहिएगा।
जी बिल्कुल, संतोष जी की बात का मैं जवाब देना चाहती थी कि ये बात कर रहे थे कि इन्होंने हमने जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए थे, तो ये सिर्फ सत्ता के लिए जो भी आज तक इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर काम किया, बार बार कहते हैं कि आजादी तो नेहरू परिवार के लिए दिला दी थी, तो इनको ये इस बात से बाहर निकलना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता आप समझ चुकी है कि आपने हिंदुस्तान के साथ क्या किया और कितना पीछे भेजने का काम किया है। दूसरी बात, जब आप जब इतने तुष्टीकरण की राजनीति में डूब चुके हैं तो आपको तो हर चीज में हिंदुत्व में आपको सिर्फ आतंकवादी नजर आता है। आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, आप सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, ऐसे संगठनों को आप सहयोग करते हैं और आप ऐसे संगठनों को भी सहयोग करते हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाते हैं, पाकिस्तान से मदद मांगते हैं कि मोदी सरकार हटाना है, तो उनके बारे में क्या कहिएगा और उनकी विचारधारा के बारे में आप क्या कहिएगा। सत्य प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से बात अपनी रखी है कि किस तरह से आज हिंदुस्तान के अंदर हमें राष्ट्रवादी विचारधारा का सहयोग करना चाहिए, हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है बांटने की, कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है सत्ता पाने की, कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, संतोष जी जवाब दे दीजिए। तो कोर्ट में जिन लोगों ने आईएसआई को बुलाकर अपने सुरक्षा संस्थान दिखाए, उन लोगों की पार्टी से हमको राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने पहुंच गया, जो जिन्ना की मजार पर पहुंच गए माथा टेकने, उन लोगों से हमको राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है, हो सकता है उस पर नरेंद्र मोदी जी चिढ़ गए हों। नरेंद्र मोदी जी को लगा होगा अगर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा तो मैं फ्री की बिरयानी खाने बिना बुलाए कैसे जाऊंगा नवाज शरीफ के घर। तो इन बातों से नरेंद्र मोदी को निश्चित ही चिढ़ हुई होगी। कैलाश विजयवर्गीय को ये बात समझना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो पाकिस्तान प्रेम है, जो नवाज शरीफ में जो बिरयानी प्रेम है। मंजरी जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट बात सुन लेने दीजिए। संबंध सुधारना चाहते थे, मुझे मंजरी जी आप क्यों बोल रही थी? मेरी बात तो हुई नहीं। मंजरी जी दूसरी बात एक और चीज सुन लीजिए मंजरी जी, कि आप लोग कभी कभी चीन के भी बारे में ऐसी बात कीजिए कि चीन को भी खत्म कर देंगे। आप में दम है चीन से बस्तियां खाली कराने का? चीन यहाँ बस्तियां बसा के बैठा हुआ है, लेकिन लाल आंखें दिखाना तो दूर, उसके विरुद्ध वक्तव्य भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आपके अडानी के धंधे चल रहे हैं चीन में, तो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। आपको अडानी के व्यापार से बढ़कर देश की सुरक्षा नहीं लगती, इसलिए चीन को कभी लाल आंखें दिखाने की बात आप कर भी नहीं रहो। क्या आप चीन से घबरा रहे हो? अरे संतोष जी, माना कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो कहीं का मुद्दा कहीं उठाएंगे क्या? संतोष जी विपक्ष में बैठे, माना आपका क्रिटिसाइज करना कर्तव्य है, धर्म बनता है, तो कहीं का मुद्दा कहीं उठाइए। आप पाकिस्तान को चीन से क्यों जोड़ रहे हैं? अभी तो ये मुद्दा पाकिस्तान का चल रहा है ना। यही तो बात है, पाकिस्तानी सॉफ्ट टारगेट चीन को क्यों नहीं अटैक करते? क्या दम नहीं है भारत की सरकार में? आज जो बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फर्जी 56 इंची। अरे तो आप कर लेते ना, आपकी सरकार भी तो थी लंबे समय तक, आपने भी तो पाकिस्तान पर ही अटैक किया, आप कर लेते चीन पर। अरे छोड़िए आप, किसी भी जगह की बात हो, मनमोहन सिंह के समय में हमने किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ाकर नहीं प्रदर्शित किया। ये केवल इवेंट बाजी की सरकार है, केवल दिखावा करती है। अगर कोई ठोस इनके चीजें होती, दम होता, तो चीन से बस्तियां खाली करा चुके होते, लेकिन इस विषय पर बात तक नहीं करती मोदी सरकार। मेरा ये कहना कहिएगा मंजरी जी, चीन की बस्तियां खाली क्यों नहीं हो रही है, कह दीजिए। कि चीन के जिनकी ये परिक्रमा करते हैं, जिनको ये अपना नेता मानते हैं, कांग्रेस जिसकी पूरी एक मिनट, अब संतोष जी आप उनकी बात भी तो सुन लेने दीजिए ना मुझे, मैं आ रही हूँ आपके पास सर। सुनिए ना आप जी, चीन के संबंध किससे है? चीन की यारी किससे है? कौन उनके यहाँ लंच पर जाता है, डिनर पर जाता है, कौन उनसे मदद मांगता है? तो ये स्पष्टीकरण दीजिए संतोष जी। और पाकिस्तान की बिरयानी खाने हम नहीं जाते, आप जाते हैं। वो राजनयिक यात्रा की, कूटनीति की यात्रा की, नवाज शरीफ की बच्ची की। ठीक है, मैं आ रही हूँ। चर्चा का विषय ये था नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि जहाँ पर दो सियासतदान बैठे होंगे वहां पर चर्चा इसी तरह से बहस में बदल जाएगी। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, मंजरी जी, संतोष जी, आप दोनों के पास आऊंगे। हमारे साथ सत्य प्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, संतोष जी ने एक मुद्दा उठा दिया कि पाकिस्तान को सॉफ्ट टारगेट मानकर पाकिस्तान पर बार बार निशाना साधा जा रहा है, लेकिन चीन की बस्तियों की बात क्यों नहीं की जा रही है? एक जानकारी तो सर मुझे भी है, मुझे लगता है 1-2 साल पुरानी बात हो गई है। चाइना ने जो अपना मैप जारी किया था उसमें कुछ हिस्से इंडिया के भी उसने लगाए थे और मेंशन किए थे, ये हमने भी न्यूज में चलाया था। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, नो डाउट। जब हम
विरोधी पाकिस्तान को अपना मानते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ कम्युनल टेंशन के साथ भी वो हमारा विरोधी है। उससे ज्यादा कहीं विरोधी, भले ही वो पाकिस्तान से अधिक ताकतवर है, चाइना भी है, जो हमें अपनी ताकत से भय दिखाने का पूरा प्रयास करता है। तो भारत की जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें जितना विरोधी हमारा पाकिस्तान है, उससे कहीं ज्यादा चाइना होना चाहिए। क्योंकि चाइना न केवल पाकिस्तान हमें कम्युनल टेंशन देता है, कई बार ऐसे वायलेंसेस क्रिएट करता है जिससे देश पर बड़ी हानि, जनहानि भी होती है, लेकिन चाइना हमको बहुत बड़ा आर्थिक रूप से भी डैमेज करने का पूरा प्रयास करता है। उसकी जो पॉलिसी है, चाहे व्यापार की पॉलिसी हो या देश के कुछ पार्ट्स को अपनी तरफ खींचने का उसका प्लान हो, तो ये दोनों ही मेरे लिए या हमारे देश के लिए उतने ही खतरनाक हैं। इसलिए इनके लिए जो पॉलिसी हो, यानी जो भी बनाई जाए या जिस पर भी जो स्टेप्स देश ले, वो स्टेप बराबर दर्जे का होना चाहिए, चाहे फौज के मार्फत हो या डिप्लोमेटिक हो। तो डिप्लोमेटिक रूप से हमारे लिए दोनों ही उतने ही खतरनाक हैं। हम किसी एक को कम या ज्यादातर नहीं आंक सकते, हालांकि ये भी इससे भी नहीं आंकना चाहिए कि कोई कम ताकतवर, कोई ज्यादा ताकतवर। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे है, और मंजरी जी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास से जो भी कृत्य किए हैं सिर्फ सत्ता के लोभ में आके किए हैं, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा आरएसएस ने उसने जो भी कृत्य किए वो देश विरोधी किए, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो, चाहे अंग्रेजों के तलवे चाटने का रहा हो, चाहे देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान का नहीं रहा हो, चाहे देश में दंगे फैलाने का रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया, ये अडानी के हाथों देश बेचने का काम किया मोदी जी ने। जितने बड़े बड़े संस्थान बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, सी पोर्ट्स बनाए, ये सब अडानी को बेचे जा रहे हैं। बनाए नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, लेकिन बेच रहे हैं मोदी। तो इस पर भी बिल्कुल पूरी तरह से प्रकाश डालना चाहिए मंजरी जी को, क्योंकि मंजरी जैन जी को। ठीक है मंजरी जी, मेरा सवाल आपसे, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा मैम, अच्छे से रिएक्शन दीजिएगा इसका। अभी आप पाकिस्तान के मुद्दे को अगर हम एक सेकंड के लिए साइड भी हटा दें, पहले देश के मुद्दे को सुलझा लें हम। नागपुर में हिंसा हुई, महू में हिंसा हुई, संभल में इससे पहले, अब तो समय हो गया काफी, मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए संभल में हिंसा हुई थी। पहले देश को एक कर लें, उसके बाद दूसरे देश को अपन खत्म करेंगे। देखिए, जो विरोधी ताकतें हैं वो देश के अंदर भी है, ये हम सब जानते हैं, और उनको अगर किसी ने इस तरीके के कृत्य किए तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। नागपुर के अंदर भी, संभल के अंदर भी आपने देखा, जहां जहां इस तरीके के सरकार तीनों जगह आप ही की है, घटनाएं घटित की है। जी बिल्कुल, हमारी सरकार है, लेकिन हमने मुंह तोड़ उसका जवाब भी दिया है। हम वो प्रधानमंत्री या वो कांग्रेस की सरकार नहीं है 26/11 जो हमला हुआ था उसकी फाइलें घुमाते रहे थे। हम वो सरकार है जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने वाले लोग हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर इस तरीके की नफरती ताकतें और नफरत फैलाने का काम यदि कोई भी व्यक्ति, लेकिन सबक कोई दूसरा राज्य ले नहीं पा रहा है। संभल के बाद मध्य प्रदेश के महू में हिंसा हो ही जाती है, महू के तुरंत बाद नागपुर में हिंसा हो ही जाती है। दूसरा राज्य सबक भी तो ले, आप ही की सरकार तो है। कांग्रेस के द्वारा और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको बल देती है कांग्रेस, और जानबूझकर षड्यंत्र करके इस तरीके की हिंसा उपजाई जाती है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। चलिए, निश्चित रूप से ये चर्चा इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, इसलिए बहुत माफी चाहूंगी, और आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने होली मिलन समारोह में एक गीत गाया, और वो मध्य प्रदेश की सियासत को उबाल दे रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।